बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले लेखक के बारे में देख लें। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी जो जीवन जीता है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। और यथार्थवादी शैली है अर्थात सत्य पर आधारित और वर्तमान समय से संबंधित है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, जिनमें से दिव्या और पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड ये बहुत ही प्रमुख उपन्यास हैं उनके। आज हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं लखनवी अंदाज, वह उनकी रचना है और जो उन्होंने व्यंग्य शैली में लिखी है अर्थात कटाक्ष किया है नवाबों पर। पाठ प्रारंभ करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक अपने विषय में बताते हैं कि उन्हें दूर नहीं जाना था और ट्रेन जो है वो स्टेशन पर लगी हुई थी। और भीड़ से बचने के लिए उन्होंने और नई कहानी, कुछ लेखकों और कहानीकारों तथा कवियों को एकांत चाहिए होता है कहानी लेखन करने के लिए या फिर कविता वगैरह लिखने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि आराम से एकांत में रहूँगा, सेकंड क्लास की टिकट कोई लेता तो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए जैसे हम और आप करते हैं, अगर ट्रेन में बैठना हो तो जाकर खिड़की वाली सीट को लूटते हैं ताकि प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सके। लेखक भी वही करना चाहते थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक बताते हैं कि गाड़ी छूटने को थी, इसलिए जरा सा दौड़कर डिब्बे में चढ़ते हैं और जैसा कि उन्होंने सोचा था कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, उसके विपरीत उसमें एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन अर्थात एक नवाब साहब जो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने थे, ऐसा देखने से लग रहा था कि वे लखनऊ के नवाब रहे होंगे, पालथी मारे बैठे थे और उनके सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। लेखक के अचानक से आ जाने से, डिब्बे में अचानक से आ जाने से उनके आंखों में संतोष नहीं दिखाई दिया, वे असंतोष दिखाई दिया उनकी आंखों में। ऐसा इसलिए क्योंकि लेखक भी चाहते थे कि उन्हें एकांत मिले, वो अकेले में कुछ अपने कहानी के बारे में सोच सके। और शायद नवाब साहब ने भी अपने आप को यही सोचकर वहाँ पर जमाया होगा कि अकेला रहूँगा, आराम से बैठूँगा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंतन में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक मन में सोच रहे हैं कि हो सकता है इन्हें भी कहानी सोचना होगा और विघ्न पड़ जाने से असंतोषी हो गए होंगे।
या फिर यह भी हो सकता है कि खीरे जैसी साधारण चीज़, आप गर्मी के दिनों में देखिएगा कि टोकरी में या फिर ठेले पर लेकर लोग खीरे बेचते हैं और बहुत ही कम पैसे में खीरे मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ उसे अपदार्थ वस्तु कहा गया है। उसका शौक रखने के कारण उनके मन में संकोच हो गया कि नवाब हैं और कैसे खीरे जैसी वस्तु का शौक रखते हैं, कुछ और खाते तो एक बात भी था, ऐसा लेखक को लग रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से में आंखें चुरा ली। दोनों ने एक दूसरे से आंखें चुरा ली। नवाब साहब ने उत्साह नहीं दिखाया मिलने के लिए कि हाँ आइए बैठिए पधारिए, ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही हाथ मिलाया, ना मुस्कुराए। लेखक ने भी कुछ नहीं कहा, ठाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक अपने विषय में कहते हैं कि क्योंकि वह लेखक हैं और खाली बैठे रहने पर कुछ न कुछ अनुमान लगाने की आदत है, इसीलिए वे अनुमान लगाने लगते हैं कि नवाब साहब की असुविधा के क्या कारण रहे होंगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक कह रहे हैं कि मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि नवाब साहब ने अकेले यात्रा करने के अनुमान से और किफ़ायत भी रहेगा और अकेले भी यात्रा करूंगा, इसलिए सेकंड क्लास का ले लिया। अब लेखक के सामने, शहर के किसी सफ़ेदपोश के सामने उन्हें खीरे जैसी वस्तु खाने में तथा दूसरे किसी के वहाँ आ जाने में असंतोष हो रहा होगा कि क्यों आ गया, क्या यहाँ मेरा वक्त। उन्होंने सोचा होगा कि खीरे खाऊंगा और चलते चलूँगा, वक्त कट जाएगा। अब लेखक के सामने वो खीरे कैसे खाए, क्योंकि वो तो ठहरे नवाब अगर खीरा खाएगा तो उसकी नवाबी पर दाग लग जाएगा। आपने सुना होगा घर में भी आप अगर कुछ ऐसी बदमाशी करते हैं या खाने पीने में नखरा कर रही या किसी भी चीज़ में, तो घर में सुनने को ज़रूर मिलता होगा कि बहुत बड़ा नवाब आया है, बहुत नवाबी कर रहा है। इसलिए क्योंकि नवाब साहब लोग अपनी नवाबी के लिए ही बहुत मशहूर थे कि अगर जूता पहनाने के लिए एक अलग नौकर है, कोट पहनाने के लिए एक अलग नौकर है, फिर मुंह में पान देने के लिए अलग और उसका पित्त को ये करने के लिए लेने के लिए अलग नौकर है, पीछे छतरी लगाकर एक नौकर चल रहा है। तो इस तरह कई नौकर उनके आसपास होते थे और अगर ऐसे नवाबी करने वाले लोगों को खीरा खाते हुए कोई सज्जन साधारण व्यक्ति देख ले तो नवाब साहब के ऊपर, उनकी नवाबी के ऊपर दाग लग जाएगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़ जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जब वे डिब्बे में घुसे लेखक, उस समय उन्होंने कोई संबोधन नहीं किया नवाब साहब ने, और अब खीरे जैसी वस्तु को खाने से पूर्व लेखक से ये पूछ रहे हैं कि आदाब अर्ज़ है, क्या आप खीरा खाएंगे? इसलिए कि अगर लेखक के सामने वो बिना पूछे खीरा खाएंगे तो खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाने में उनकी नवाबी कहीं कम न हो जाए। इसीलिए लेखक ने भी भांप लिया कि उन्होंने क्यों अपना मन परिवर्तित कर मुझे टोक दिया है, और उनकी यह शराफत जो गुमान भरे शब्दों में निकल रही थी लेखक को अच्छी नहीं लगी। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाइए। लेखक ने कहा कि नहीं शुक्रिया, आप ही खाइए, मुझे नहीं खाना। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय कर खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दो खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काटे और उसे गोद कर झाग निकाला।
फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार वो खीरे को काटते हैं। पहले उन्हें लोटे से धो के पानी से खिड़की से बाहर धो लिया, फिर बहुत अच्छे से पोंछा, फिर चाकू निकाला, उसे बहुत धीरे धीरे सावधानी से छीला और उसके बाद उन्होंने जो तौलिया रखा था उस पर फाँके काट काट के उसे बीच बीच से काट कर और वहाँ सजाते गए।